नमस्ते। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो डेंटल इम्प्लांट वाले पेशेंट जिन्होंने डेंटल इम्प्लांट कराया है या कराने वाले हैं उनको ये पता होना चाहिए। आपने हज़ारों या लाखों पैसे खर्च करके अपना टूथ जो मिसिंग टूथ था, जो दांत निकल चुका था, उसको रिप्लेस करवाया डेंटल इम्प्लांट से। बट क्या आपको पता है कि डेंटल इम्प्लांट 2-3 साल में फेल हो सकता है? ये सिर्फ इसकी बात, अगर 2-3 साल में अगर ये फेल हो जाता है तो सोचिए, एक तो पैसे की बात नहीं है, पर वो स्ट्रेस जो है, एक तो पैसा चला गया, स्ट्रेस हो गया, और वो पेन जो है फिर से आपको गुजरना पड़ सकता है। तो मैं आज ये बताऊंगा कि डेंटल इम्प्लांट क्यों फेल हो सकते हैं और क्या क्या करना चाहिए जिससे हम अवॉइड कर सकते हैं इसका फेलियर। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। अब डेंटल इम्प्लांट क्यों फेल होता है या फेल हो सकता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि उसको हम प्रिवेंट कर सके, मतलब उससे बचाव कर सके। या तो आप डेंटल इम्प्लांट करवाने वाले हैं या करवा चुके हैं, तो ये बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको ये बहुत हेल्प करेगी लॉन्ग टर्म में, और आपकी सक्सेस रेट को बहुत बढ़ाएगी, और डेंटल इम्प्लांट बहुत लंबे समय तक काम कर सकते हैं। कुछ केसेस में अगर देखें, रिपोर्ट से कहती है कि 40-40 साल से इम्प्लांट है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ केसेस में 2-3 साल में फेल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन समझना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको 5 ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो आपने ध्यान रखनी है ताकि आपकी इम्प्लांट की लाइफ को आप बढ़ा सकें और उसका आप लंबे समय तक यूज कर सकें और सुख पा सकें। सबसे पहला जो है वह पुअर ओरल हाइजीन, मतलब मुंह की सफाई नहीं रख पाना। हमको ये मिसकंसेप्ट होता है कि ये इम्प्लांट जो है डेड चीज है मुंह में, तो हमको इसकी सफाई रखने की जरूरत नहीं है, हम ब्रश कर लेते हैं एक बार तो ठीक हो गया, इससे कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बट आपको ये समझना जरूरी है कि ये डेड चीज जरूर है, पर जो गम से अटैच है, जिस बोन में ये गया है, वो तो जिंदा है। अगर गम्स में इन्फेक्शन पड़ता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे मुंह में होती है, गम्स में अगर इन्फेक्शन पकड़ता है, अगर वो इम्प्लांट के अराउंड होता है तो उसको पेरी इम्प्लांटाइटिस कहते हैं, जिस वजह से गम्स की स्ट्रेंथ भी कम होती है, बोन लॉस हो सकता है, और इवेंचुअली या लास्ट में अगर आप देखेंगे तो इम्प्लांट फेल हो सकता है, क्योंकि बोन लॉस हो रहा है, गम्स की डिजीज हो गई, तो इम्प्लांट फेलियर में बहुत ज़्यादा ये एक तरह का कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बन जाता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग जैसे सिगरेट हो गया या बीड़ी हो गया, अगर आप ये डेली रूप में करते हैं या ओकेजनली भी करते हैं तो ये डायरेक्टली आपके गम्स को खराब करना शुरू कर देता है। अब हमारी जो नेचुरल दांत है उसमें ब्लड सप्लाई बना हुआ है, इम्प्लांट तो डेड चीज़ है जिसमें ब्लड सप्लाई डायरेक्टली नहीं मिल रहा, तो हीलिंग नहीं हो पा रही। हमारी बॉडी में कैसा होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, वो हील होता है, तो ये बनने और बिगड़ने की प्रोसेस चलती रहती है। बट इम्प्लांट में दूसरी तरफ देखेंगे तो हीलिंग का प्रोसेस खत्म हो गया होता है, जो ऑस्टियो इंटीग्रेशन कहते हैं। ऑस्टियो इंटीग्रेशन का मतलब कैसा होता है कि हम जब इम्प्लांट बोन में डालते हैं तो वो बोन से जुड़ जाता है। जब ये जुड़ना, अगर आप स्मोकिंग करते रहते हैं तो जुड़ना की जो पावर है या ताकत है वो कम होती जाती है और धीरे धीरे बोन घुलती जाती है, तो ऐसे केसेस में इम्प्लांट फेल होने के चांसेस पूरे बन जाते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, पुअर बोन क्वालिटी और सपोर्ट। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपको इम्प्लांट से ज़्यादा इम्प्लांटोलॉजिस्ट के देखना है, क्योंकि जितना अच्छा वो प्लानिंग करेगा, खासकर हम सीबीसीटी कराते हैं। सीबीसीटी इसलिए होता है कि हम 3 डायमेंशन में अपनी बॉडी को देखते हैं जिसमें इम्प्लांट डालना है, या बोन को देखते हैं जिसमें हमने इम्प्लांट डालना है। अगर ये क्वालिटी हमने पहले मेज़र नहीं की डालने के पहले, या चेक नहीं किया ढंग से, या उसकी क्वांटिटी चेक नहीं की और प्रॉपर साइज़ का और शेप का इम्प्लांट नहीं डाला, तो ये फेल होने के चांसेस पूरे बन जाते हैं। इसलिए सर्जिकल प्लानिंग जिसको कहते हैं, मतलब जो प्लानिंग डॉक्टर करता है, उसका बहुत बड़ा महत्व है लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा चल जाएगा क्योंकि इम्प्लांट डाल दिया अब तो जुड़ ही गया है, ऐसा नहीं है। अगर प्लानिंग ढंग से नहीं हुई है, उसके ऊपर ढंग से काम नहीं किया गया हो करने के पहले, तो लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, और लोग उठाते भी हैं, और ये फेलियर के रेट बढ़ते चले जाते हैं। आप सोचेंगे इतना सक्सेस रेट होने के बाद भी 95% के ऊपर सक्सेस रेट है, जो आज तक किसी भी ट्रीटमेंट का नहीं है, तो भी क्यों फेल हुआ? क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर उसका डायग्नोसिस या प्रॉपर उसका एग्जीक्यूशन या प्रॉपर तरीके से इम्प्लांट नहीं डाला गया है। चौथा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है अनकंट्रोल डायबिटीज़। डायबिटीज़ होना प्रॉब्लम नहीं है, ये मत सोचिए कि डायबिटीज़ है ना है हमको तो हमारा इम्प्लांट सक्सेस नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर अनकंट्रोल है, 2 लोग हैं, एक कंट्रोल कर पा रहे डायबिटीज़ को और एक नहीं कंट्रोल कर पा रहे, तो जो लोग नहीं कर पा रहे कंट्रोल डायबिटीज़ को, उनके फेलियर के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। जो अगर दूसरे इंसान को देखें जिनमें डायबिटीज़ है पर वो डायबिटीज़ को कंट्रोल कर पा रहे हैं, क्योंकि डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होने की वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, वहाँ हीलिंग की प्रोसेस बहुत स्लो हो जाती है, दवाइयाँ भी पूरी तरीके से काम नहीं करती, और ऑन द कॉन्ट्री अगर हम दूसरी तरफ देखें तो वो नुकसान ज़्यादा पहुँचा रही होती है। तो इसलिए ध्यान रखिए कि डायबिटीज़ होना प्रॉब्लम नहीं है, पर अनकंट्रोल होना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इम्प्लांट की सक्सेस और फेलियर के लिए। अगर कंट्रोल कर पा रहे हैं तो सक्सेस बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा जब तक आप कंट्रोल कर रहे हैं, अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो वो कुछ ही समय में आपको
अपने प्रॉब्लम्स शो करना शुरू कर देगा। पांचवा और इम्पोर्टेंट फैक्टर है रॉन्ग बाइट फोर्स ओवरलोडिंग। अब बाइट फोर्स क्या होता है, आप समझिए हमारे दांत का नेचर ने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, आगे के दांत पतले बनाए हैं, पीछे के दांत मोटे और बल्कि बनाए हैं, क्योंकि उस पर फोर्स लगाना है, हमने चबाने का फोर्स देना है। अगर ये बाइट फोर्स, जो बाइट फोर्स हम कहते हैं, जो चबाते हैं उसको बाइट कहते हैं, और उसका फोर्स जो हम लगा रहे होते हैं वो 1000 PSI तक पहुंच सकता है। बहुत ज़्यादा फोर्स होता है जो हमको महसूस नहीं होता, क्योंकि नेचर ने हमको ईजिली नेचर में मिल गया। पर जब इम्प्लांट पे गलत फोर्स लगना शुरू हो जाता है, या उसके कैप जो क्राउन कहते हैं, जो आर्टिफिशियल टूथ कहते हैं, जो इम्प्लांट के ऊपर लगता है जिससे हम खा रहे होते हैं, तो इम्प्लांट के फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बोन बहुत स्पीडीली घुलने शुरू हो जाती है। इसलिए मैंने कहा कि प्लानिंग में सब कुछ आता है। स्टार्टिंग की इम्प्लांट कैसे एंगुलेशन में डालना है, कैसे साइज का डालना है, क्या क्या बाइट फोर्स उसको कंसिडर करना है, वो डॉक्टर ही आपका प्लानिंग कर सकता है। सिर्फ इम्प्लांट कराने के ऊपर मत जाइए, इम्प्लांट का पूरा करना ये डॉक्टर के हाथ में होता है। अगर अच्छा डॉक्टर है तो ये सब चीज़ें वो कंसिडरेशन जरूर देता है, ताकि आपको लंबे समय तक आप इसका इम्प्लांट का सुख उठा सके। जो आपने पैसा इतना हज़ारों लाखों रुपये खर्चा किया वो वेस्ट ना हो, और आपको वो एक तरह से अपना रिटर्न दे सके। लास्ट में जो क्वेश्चन हमारे मन में है कि क्या हम ये फेलियर को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये हमेशा याद रखिए। हाँ, प्रिवेंट आप कर सकते हैं। मैं आज आपको बहुत ही सिंपल और पावरफुल स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले ध्यान रखिए कि ब्रश करना बहुत जरूरी है, 2 टाइम इसलिए क्योंकि हमारे माइक्रोऑर्गेनिज्म जो घूमते हैं उनको क्लीन करना हमने 2 टाइम जरूरी है। एक तो रात को सोने के पहले, और सुबह फर्स्ट जब हम उठते हैं नाश्ता करने के या कुछ खाने के पहले। यह आपने इम्प्लांट के साथ भी करना है और नॉर्मल दांतों के साथ भी करना है, अगर उनकी लाइफ को बढ़ाना है। दूसरा ये ध्यान रखिए कि और ये ध्यान रखिए कि आपने सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश यूज करना है। सॉफ्ट ब्रिसल का मतलब जो बहुत टाइट ना हो, और ब्रश को रेगुलर इंटरवल पे चेंज करते रहना। दूसरा ये ध्यान रखिए कि हमने वाटर फ्लॉसर हम सजेस्ट करते हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने इम्प्लांट करवाया है, क्योंकि जहां पे हमारे ब्रिसल पहुंच नहीं पाते, 2 दांतों के गैप के अंदर वो पहुंच नहीं पाते, तो वहां वाटर फ्लॉसर का जेट पहुंच जाता है, तो वहां पे जो कलेक्शन या जो जमा हो रहा है गंदगी, वो साफ होना आसान हो जाती है। तीसरा ये ध्यान रखिए, अगर आप स्मोकर हैं तो सबसे अच्छी एडवाइस ये है कि इम्प्लांट कराने के पहले आप स्मोकिंग बंद कर दें, या आपने अभी कंटिन्यू किया है तो उसको जितनी जल्दी बंद कर सकता है उतना बंद कर दिए। इससे अच्छा डिसीजन कोई नहीं हो सकता है। चौथा, एक और चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आपको डायबिटीज़ है या अनकंट्रोल कोई ऐसी कंडीशन है तो उसको कंट्रोल में लाइए, ताकि आप अपनी इम्प्लांट की लाइफ बढ़ा सकें। अब पांचवा ये ध्यान रखिए कि इम्प्लांट करा लिया आपने, सोच लिया कि इम्प्लांट तो हो गया, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। एवरी 6 मंथ चेकअप जरूर कराइए, ताकि कुछ भी अगर चीज डेवलप हो रही है, चाहे वो डेड चीज है इम्प्लांट, उसके अराउंड भी डेवलप हो सकती है, तो वो आपका डेंटिस्ट या इम्प्लांटोलॉजिस्ट दे सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक एक्सपीरियंस अच्छे इम्प्लांटोलॉजिस्ट से अपना इम्प्लांट करवाइए, ताकि आपको लंबे समय तक उसका जो एक तरह का रिटर्न है, इम्प्लांट कराने का जो सुख है, या खाने का जो फिक्स दांतों का जो सुख है, वो लंबे समय तक मिल सके। इस वीडियो के लिए फ्रेंड्स इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिए, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी जरूरत है, और वो सिंपल स्टेप फॉलो करके अपनी इम्प्लांट की लाइफ बढ़ा सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।